Hello and welcome to Study IQ IAS. My name is Virat Dubey and you are watching Daily News Report for UPSC. So let's start the bulletin with top headlines. The Union Budget was presented. 9 themes के around centered था budget. Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the budget. सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा गवर्नर को दी गई कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी. डिसीजन टेकन ऑन द पिटिशन फिल्ड अगेंस्ट द वेस्ट बंगाल गवर्नर सीवी आनंद बोस अंडर द आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को है स्पेशल इम्यूनिटी. और फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक्स बर्थ एनिवर्सरी वाज सेलिब्रेटेड. पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया ट्रिब्यूट. रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था जन्म. Let's start the bulletin with the first news. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्टेट गवर्नर को मिली कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी को रिव्यू करने का डिसीजन लिया है. इस बेंच में 3 जजेस हैं. चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा. इस बेंच ने यह डिसीजन राजभवन की एक फीमेल एम्प्लॉय द्वारा वेस्ट बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस के खिलाफ फिल्ड सेक्सुअल हरासमेंट की पिटीशन पर दिया है. इस महिला ने एपेक्स कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट की है. आर्टिकल 32 सभी सिटीजन्स को अपने फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने का राइट देता है. इसका मतलब है कि इफ समवन फील्स कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो वो रिलीफ पाने के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है. विक्टिम ने अपनी पिटीशन को अंडर आर्टिकल 32 में प्रेजेंट करने के पीछे कारण ये बताया है कि गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी मिलती है, जिसके चलते उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था. इसी पिटीशन में विक्टिम ने एपेक्स कोर्ट से गवर्नर को अपने टेन्योर में मिली एग्जम्पशन की गाइडलाइंस एंड क्वालिफिकेशंस को सेट करने की मांग की है. नाउ लेट्स नो कि गवर्नर को क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जम्पशंस मिलते हैं जिसको रिव्यू किया जाना है. लेट अस टेल यू दैट ऐसे एग्जम्पशंस आर्टिकल 361 में बताए गए हैं. आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट और गवर्नर को उनके टेन्योर में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से प्रोटेक्ट करता है और उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य को जुडिशियल इंक्वायरी से बाहर रखता है. नाउ लेट्स टेल यू कि गवर्नर को मिले एग्जम्पशन की शुरुआत कब से हुई है. सी, इंडिया में प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को मिलने वाली इम्यूनिटी इंग्लिश लीगल ट्रेडिशन से ली गई है. इस ट्रेडिशन का बेस है लैटिन प्रोवर्ब रेक्स नॉन पोटेस्ट पेकरे. इसका मतलब है कि द किंग कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग. आफ्टर सम डिबेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने आर्टिकल 361 को अडॉप्ट कर लिया था और बाद में कोर्ट्स ने भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जम्पशन को अपना अप्रूवल दे दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया था 2017 के एक क्रिमिनल केस में. केस था स्टेट वर्सेस कल्याण सिंह एंड अदर्स. ये केस 1992 के बाबरी मस्जिद डेमोलिशन से रिलेटेड था. कोर्ट ने इसी बेसिस पर ट्रायल को डिले किया था. ट्रायल हो रहा था उस समय के राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह के खिलाफ, जो कि उस केस में वन ऑफ द एक्यूज थे. अपने ऑर्डर में द सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीइंग द गवर्नर कल्याण सिंह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 361 के तहत इम्यूनिटी के लिए एंटाइटल्ड हैं. इसलिए एज लॉन्ग एज वो गवर्नर रहते हैं कोई भी केस उनके खिलाफ नहीं चलाया जा सकता है. लेकिन जैसे ही वो गवर्नर की पोस्ट से हटते हैं उनके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे और एक्शन भी किया जाएगा. 2015 में भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने व्यापम केस में ऐसा ही वर्डिक्ट दिया था. मध्य प्रदेश के उस समय के गवर्नर थे राम नरेश यादव, जो कि इस केस में एक्यूज्ड भी थे. हाई कोर्ट को यह डिसाइड करना था कि क्या उनके खिलाफ FIR रजिस्टर करना क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बराबर होगा या नहीं. इस केस में हाई कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 361 क्लॉज 2 हेड ऑफ द स्टेट को मैलिशियस कैंपेन और प्रोपेगेंडा के खिलाफ प्रोटेक्शन की गारंटी देता है ताकि पद की सॉलिडिटी को कम न किया जा सके. अपने डिसीजन में हाई कोर्ट ने FIR में दूसरे एक्यूज्ड के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन को अलाउ किया, जबकि गवर्नर को अपना ऑफिस होल्ड करने तक उनका नाम FIR से मिटा दिया गया. गवर्नर की इम्यूनिटी पर एक और जुडिशियल इंटरवेंशन 2006 में देखने को मिली थी. यह लैंडमार्क केस था रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का. इस केस में सुप्रीम कोर्ट को सिविल मैटर्स में गवर्नर को मिली इम्यूनिटी से डील करना पड़ा था. कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर को आर्टिकल 361 क्लॉज 1 के तहत अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिलती है, पर एग्जम्पशन ऐसे मेलिस बेस पर लिए गए एक्शन की लीगलिटी को इंक्वायर करने की कोर्ट की पावर को नहीं छीनती है. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को एग्जीक्यूट करने वाले एक्शन की जांच की है. आजकल ये डिबेट दूसरे देशों में भी चल रही है कि क्या एग्जीक्यूटिव इम्यूनिटी पर कोई लिमिट है या नहीं. क्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस केस पर रिकमेंडेशंस की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिए. नवंबर 2021 में 3 फार्म लॉज रिपील करने के 3 साल बाद सेंट्रल गवर्नमेंट फार्म रिफॉर्म्स के लिए स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए 50,000 करोड़ के प्लान को कंसीडर कर रही है.
प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर रिफॉर्म प्लान के एक बार फाइनलाइज्ड और अडॉप्ट होने के बाद स्टेट्स को एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और लैंड लीजिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग हासिल करने की अनुमति मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, यह स्कीम लोकसभा इलेक्शंस के बाद नीति आयोग के द्वारा एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रपोज की गई थी। प्रेजेंटेशन का टाइटल था इंडियाज अमृतकाल, प्रोपेलिंग द कंट्री टू रैपिड ग्रोथ। इस प्रेजेंटेशन में इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स को शामिल किया गया था। एग्रीकल्चर रिफॉर्म से जुड़ा प्लान मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और नीति आयोग के अधिकारियों द्वारा डिस्कस किए गए आइडियाज में से एक है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड रेगुलेटरी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को आइडेंटिफाई करने के उनके एफर्ट्स का एक हिस्सा है। इनफैक्ट इंडिया के अमृतकाल यानी 2022 से 2047 के 25 ईयर्स पीरियड में ट्रांसफॉर्मेशनल इंटरवेंशंस के तहत कई प्लान लॉन्च किए जाने हैं। इनमें लॉन्ग पेंडिंग सीड्स बिल और एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड के 5% तक बढ़ाने जैसे मेजर्स को भी शामिल किया गया है। 23 जुलाई को फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। इस ओकेजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिलक को ट्रिब्यूट किया। तिलक 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। बाल गंगाधर तिलक ने स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तिलक को कांग्रेस के दो फैक्शंस, द मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच 1916 में कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए जाना जाता है। अप्रैल 1916 में ही तिलक ने होम रूल लीग को एस्टैब्लिश किया था। इट इज नोटवर्दी दैट होम रूल लीग को एस्टैब्लिश करने का ओरिजिनल आइडिया एनी बेसेंट का था। जहां बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग का जुरिस्डिक्शन कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बेरार था, वहीं एनी बेसेंट के होम रूल लीग का जुरिस्डिक्शन रेस्ट ऑफ द इंडिया था। तिलक ऐसे फर्स्ट नेशनलिस्ट लीडर माने जाते हैं जिन्होंने पब्लिक के साथ क्लोजर रिलेशंस बनाने का प्रयास किया। इस केस में तिलक महात्मा गांधी के भी फोररनर रहे थे। उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को भी एस्टैब्लिश किया था। ब्रिटिश राइटर वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को फादर ऑफ इंडियन डिस्कंटेंट कहा था। इन्होंने न्यूज़पेपर्स लाइक केसरी एंड मराठा की शुरुआत की थी। इनकी मेजर्स बुक्स में द आर्कटिक होम्स इन द वेदास शामिल हैं। इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में यूनिटी लाने के सिंबल के तौर पर लार्ज स्केल में गणेश एंड शिवाजी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना शुरू किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस इंपोज किए थे, जिसके कारण इनको प्रेजेंट डे म्यांमार के मांडले जेल में 6 ईयर की इम्प्रिजनमेंट झेलनी पड़ी थी। इसी जेल में इन्होंने गीता रहस्य बुक लिखी थी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2024-25 प्रेजेंट किया। सर्वे की ही तरह बजट में एक फैक्ट हाईलाइट किया गया, वर्ल्ड इकोनॉमी इज फॉलिंग डाउन एंड इंडिया स्टार्स आर ऑन रेज। बजट में बताया गया है कि इन्फ्लेशन स्टेबल है एंड इट्स मूविंग टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 4%। वहीं कोर इन्फ्लेशन 3.1% पर है। रिमेंबर दैट कोर इन्फ्लेशन में फूड एंड एनर्जी रिलेटेड गुड्स के प्राइस को एक्सक्लूड कर दिया जाता है क्योंकि उनके प्राइसेस ज्यादा वोलाटाइल होते हैं। बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने 4 कास्ट्स पर फोकस की बात की है। ये 4 कास्ट्स हैं द पुअर, विमेन, यूथ एंड फार्मर्स। वहीं बजट 4 थीम्स के अराउंड सेंटर्ड है। ये थीम्स हैं एम्प्लॉयमेंट, स्किल, MSME एंड मिडिल क्लासेस। बजट में गवर्नमेंट ने ₹1.48 लाख करोड़ का फंड एजुकेशन, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए एलोकेट किया है। इन द व्यू ऑफ डेवलप्ड इंडिया बजट में 9 प्रायोरिटीज को सेट किया गया है। पहली प्रायोरिटी है एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी और रिजाइलेंस। दूसरी प्रायोरिटी में एम्प्लॉयमेंट और स्किल्स को रखा गया है। थर्ड प्रायोरिटी में इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को 4th प्रायोरिटी में रखा गया है। अर्बन डेवलपमेंट 5th प्रायोरिटी है। एनर्जी सिक्योरिटी 6th है और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन को 7th प्रायोरिटी में रखा गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट 8th प्रायोरिटी है और लास्ट में यानी 9th में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की बात कही गई है। नाउ लेट्स नो वन बाय वन कि अंडर दीज प्रायोरिटीज गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप लेने की बात की है। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। इसके तहत 109 हाई यील्ड्स और क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स की वैरायटीज को रिलीज करने की बात की गई है। About 1 crore farmers will be promoted for natural farming through certification. See, natural farming agriculture एक ऐसी मेथड है जिसके तहत नेचर की नकल की जाती है। Just like in nature, trees and plants environment को हार्म किए बिना ग्रो करते हैं और सर्वाइव करते हैं। सिमिलरली इस फार्मिंग मेथड में बिना केमिकल्स के एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाए बिना ही खेती की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस 400 डिस्ट्रिक्ट्स में खरीफ क्रॉप्स के डिजिटल सर्वे की भी बात कही गई है। Also, with the aim of promoting rural economy, National Cooperative Policy has been announced.
सेकेंड प्रायोरिटी में एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स हैं। इन दिस 3 schemes have been announced under the employment linked scheme. स्कीम ए है फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स के लिए। इनमें पहली बार ईपीएफओ में रजिस्टर हुए लोगों को पहली सैलरी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 3 इंस्टॉलमेंट्स में दी जाएगी। इसमें सैलरी कैप 15,000 तक का है। वहीं स्कीम बी में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर और एम्प्लॉई दोनों को ईपीएफओ में उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग 4 इयर्स तक इंसेंटिव दिए जाएंगे। इसके अलावा स्कीम सी एम्प्लॉयर्स के लिए हैं। इनमें उन्हें रिम्बर्समेंट दिया जाएगा। फाइनली, रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ने यूथ्स के लिए 5 सालों में भारत की टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप प्रोवाइड कराने की बात कही है। इसमें 5,000 रुपए के मंथली अलाउंसेस की बात भी कही गई है। एट द सेम टाइम हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस अनाउंस किया गया है। ऐसे स्टूडेंट जिनको किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल रहा है और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन लिया है, उन्हें लोन में ई वाउचर्स के जरिए छूट दी जाएगी। सोशल जस्टिस हैज बीन मेंशन्ड एज द थर्ड प्रायोरिटी। गवर्नमेंट ने बजट में प्रधानमंत्री ट्राइबल उन्नत ग्राम अभियान की अनाउंसमेंट की है। अंडर द स्कीम ट्राइबल पॉपुलेशन वाले विलेजेस में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाएगा। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अ पूर्वोदय प्लान। इसके तहत कंट्री के ईस्टर्न पार्ट को डेवलप किया जाएगा। दिस इंक्लूड्स बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन टॉक्ड अबाउट इन द 5th प्रायोरिटी। इसके तहत गवर्नमेंट एमएसएमई को प्रमोट करने की बात कर रही है। इसके साथ ही मुद्रा लोन्स की कैटेगरी तरुण के तहत लोन अमाउंट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। लेकिन ये फैसिलिटी केवल उनके लिए है जिन्होंने पहले लिए लोन अमाउंट को टाइमली चुका दिया है। द 5th प्रायोरिटी इज अर्बन डेवलपमेंट। इसमें गवर्नमेंट 100 बिग सिटीज में स्टेट गवर्नमेंट्स एंड मल्टीलेटरल बैंक्स के साथ मिलकर सीवेज ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई और वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करेगी। इसके अलावा सेलेक्टेड सिटीज में 100 वीकली हाट या स्ट्रीट फूड्स को डेवलप करने का भी प्लान है। द 6th प्रायोरिटी हैज टेकन अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी। इसके लिए एंट्रीम बजट में अर्ली मेंशन्ड द पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम का जिक्र किया गया है। ऑल्सो विद द एम ऑफ प्रमोटिंग न्यूक्लियर एजेंसी, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर एम्फेसाइज किया जा रहा है। इसे भारत स्मॉल रिएक्टर्स नाम दिया जा रहा है। द 7th प्रायोरिटी इज रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी के कंपैरिजन में 3.4 तक बताया गया है। इसके अलावा फेज 4 ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हैज बीन अनाउंस्ड। 8th प्रायोरिटी इज अबाउट रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने नेशनल रिसर्च फंड को अनाउंस किया है। इसके अलावा स्पेस इकोनॉमी के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की भी बात की गई है। वहीं अंदर द 9th प्रायोरिटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की बात की गई है। इसमें इकोनॉमी के डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की बात कही गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जन विश्वास बिल 2.0 लाने की बात भी कही गई है। Now it's time to have a look on the terms of the day. Today's term of the day is Goldilocks. Goldilocks वर्ड का रेफरेंस बच्चों के लिए लिखी गई एक स्टोरी से मिलता है। इस स्टोरी में अ गर्ल नेम्ड गोल्डिलॉक्स विजिट्स ऑन द हाउस ऑफ अ फैमिली ऑफ 3 bears. इस घर में ये लड़की दलिये का ऐसा कटोरा चुनती है जिसका टेम्परेचर एकदम परफेक्ट होता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म। वहीं जब बात किसी कंट्री की इकोनॉमी की हो तो गोल्डिलॉक्स का मतलब है कि इकोनॉमी एकदम परफेक्ट पॉइंट पर है, ना ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है और ना ही जीडीपी ग्रोथ कम है। सिमिलरली यू मस्ट हैव हियर्ड गोल्डिलॉक्स इन ज्योग्राफी ऑल्सो। हमारी पृथ्वी एक गोल्डिलॉक्स जोन में लोकेटेड है। यहाँ लिवेबल कंडीशंस पाई जाती हैं। Now it's time to see the rapid news of this bulletin. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के 18th एडिशन में 146 इकोनॉमीज में इंडिया की रैंक 129 आई है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इशू करता है। इंडिया की रिपोर्ट रैंकिंग एजुकेशन सेक्टर में डिक्लाइन शो करती है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, विमेंस के प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन में हाई एनरोलमेंट रेट के बावजूद एजुकेशन सेक्टर में डिक्लाइन दिख रहा है। वहीं मेन एंड विमेन की लिटरेसी में गैप अराउंड 17.2% है। फॉर दिस रीजन इंडिया एजुकेशन के इंडिकेटर्स में 124th प्लेस में है और इसका स्कोर 0.964 है। हाउएवर, इस रिपोर्ट के 17th एडिशन में एजुकेशनल इक्वलिटी में इंडिया का स्कोर 1.000 था और रैंकिंग 26 थी।
साइंटिस्ट ने ओशियन फ्लोर में डार्क ऑक्सीजन को डिस्कवर किया है। ये डार्क ऑक्सीजन डीप सी फ्लोर में प्रेजेंट मेटेलिक मिनरल्स की क्लिनिकल रिएक्शंस के कारण बन रही हैं। ये इस नोशन को भी रिजेक्ट करती है जो ये कहती है कि केवल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स एंड एल्गी ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस रिसर्च में साइंटिस्ट ने पाया है कि 400 मीटर से ज्यादा डेप्थ में ऑक्सीजन लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था, लेकिन इसका उल्टा होना चाहिए था। साइंटिस्ट ने बताया कि डीप सी में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये नोड्यूल्स कई मिनरल्स का मिक्सचर हैं। इनका साइज माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर एक आलू जितना बड़ा हो सकता है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले इन नोड्यूल्स में कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, लिथियम और मैग्नीज जैसे मेटल्स शामिल हैं। Chandrasekhar Azad was born on July 23, 1906 in Bawra village of Jhabua district of Madhya Pradesh. आजाद बहुत यंग थे जब उन्होंने इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने जलियांवाला बाग इंसिडेंट से दुखी होकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लिया था और ये 15 की उम्र में मूवमेंट में भाग लेने के चलते अरेस्ट भी हुए थे। लेटर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किया और अपने कलीग्स के साथ काकोरी इंसिडेंट को अंजाम दिया। 27 फरवरी 1931 को एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में इनकी डेथ हो गई। While presenting the Union Budget, Union Finance Minister निर्मला सीतारमण ने ऑल कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए एंजल टैक्स को एबॉलिश करने का प्रपोजल रखा है। इस स्टेप का एम इंडियन स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना है और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट एंड इनोवेशन को प्रमोट करना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एंजल टैक्स, ये एक इनकम टैक्स है जो कि तब लगाया जाता है जब अनलिस्टेड कंपनीज एक इन्वेस्टर को फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर प्राइस पर शेयर्स इशू करती हैं। इस प्राइस के डिफरेंस को एक इनकम माना जाता है और इसी पर टैक्स लगाया जाता है। लाइबेरियन सेनेटर्स के ग्रुप ने कैपिटल मनरोविया को रिलोकेट करने का प्रपोजल गवर्नमेंट के सामने रखा है। ये प्रपोजल फ्रीक्वेंट फ्लड्स के आने के कारण रखा गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक 2021 रिपोर्ट, 2030 तक ग्रेटर मनरोविया डिस्ट्रिक्ट्स में सी लेवल 16 सेंटीमीटर्स तक बढ़ सकता है। दिस रेज इन सी लेवल्स यूज्ड टू बी 0.07 inches per year in 1993, which has currently increased to 0.17 inches per year. लाइबेरिया वेस्ट अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट में सिचुएटेड एक कंट्री है। द कंट्री शेयर्स द बाउंड्री विद द सिएरा लियोन इन द नॉर्थ वेस्ट, गुएना in the northeast and Lowry Coast in the southeast. Now it's time to see question based on the bulletin. The title, Father of Indian Unrest, is used for which Indian freedom fighter? Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, Mahatma Gandhi or Vipin Chandra Pal? Next question is, Global Gender Gap Report is released by which organization? World Economic Forum, World Bank, International Monetary Fund or UNDP? Now let's jump into the answer of the questions which were asked in the previous bulletin. Which important religious place is situated on the bank of the river Bagmati, which was in news recently? अमरनाथ, पशुपतिनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पशुपतिनाथ। And the next question was, consider the following statement regarding the economic survey. It is a constitutional obligation for the government to present the economic survey. The budget is presented only to fulfill the recommendations of the economic survey. Which of the statement given above are correct? Only one, only two, both one and two, neither one nor two. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, neither one nor two. तो दोस्तों आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। एंड टू गेट अ पीडीएफ ऑफ दिस बुलेटिन ऑन द डेली बेसिस प्लीज ज्वाइन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। और कल मॉर्निंग में 9 AM आपसे फिर मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के नए एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द स्टडी IQ IAS। थैंक यू।